हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 की साइंस की केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लेके आ सके टॉपिक लेके आ रखे हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, पेपर फोटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी एंड सब्लिमेशन वगैरह इसमें बात करेंगे। और भी थोड़ा सा होमोजीनियस तो लेके ही आया हूँ, अगर हो सके तो मैं हेट्रोजीनियस भी का भी पार्ट ख़त्म कर दूँगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक की, एंड इसके दूसरा पार्ट भी आएगा। और उसको वो ख़त्म करने के बाद हम लोग इस चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे और हमारा ये चैप्टर पूरा बढ़िया से ख़त्म हो जाएगा। वीडियो बहुत लेंदी होने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ के पढ़ेंगे। और जल्दीबाजी नहीं करना है इस चैप्टर को समझने के लिए। नया ये पहले आता था, बीच में कट कर दिया था, अब इन्होंने फिर से ये टॉपिक दे चुके हैं। तो हमने एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। मैंने द हेवन क्लासेस जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, मैंने उसमें बुक्स वगैरह सब कुछ शेयर कर रखी हैं। जिन बच्चों को शेयर बुक नहीं मिली है तो वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो वीडियो है। चलो, तो पहला हमारे पास, ये मैंने पहले वीडियो बना रहा था, उसमें जो है जो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स पड़ गए, कोई बात नहीं। तो देखो, तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मान लो कोई होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर नमक में पानी मिल चुका है और बढ़िया से बिल्कुल सॉल्यूशन बन चुका है, तो उसको कैसे अलग किया जाएगा। उसको अलग करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन इसमें ऐसा होता है कि इसमें प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में हम लोग या तो इवापोरेट करके या कूलिंग करके हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं, सॉलिड पार्टिकल को ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जो रॉक सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, और जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ये भी हमारे क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में ही होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ यूज टू सेपरेट टू सॉल्युबल सॉलिड। दो सॉल्युबल सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है या सेपरेट किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इसका जो प्रिंसिपल होता है, सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल होता है, बताऊंगा इसमें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में, ये ब्लू विल्टॉल वाला एग्जांपल भी है, ये तो बाद में समझा दूंगा। तो पहले यहाँ देखो कैसे होता है। तो अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक यहाँ देखो, तो हम क्या करते हैं, सी वाटर लेते हैं। सी वाटर को हम लोग बड़े बड़े खेतों में छोड़ देते हैं। पानी को पानी में छोड़ने के बाद क्या होता है, जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है और हमें जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो क्रिस्टल रेगुलर पैटर्न के होते हैं, इनके रेगुलर पैटर्न होता है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, तो उन्हें क्रिस्टल बोला जाता है। तो ये जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसे उसको ठंडा करना चाह रहे हो, जल्दी ठंडा कर रहे हो या देर में स्लो कर रहे हो रूम टेम्परेचर पे। अगर तुम बहुत जल्दी ठंडा करोगे उस पानी को या उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो उसमें क्या होता है, स्मॉल क्रिस्टल बनते हैं और इरेगुलर सरफेस के बनते हैं। और वही अगर उस सॉल्यूशन तुमने बहुत धीरे धीरे आराम आराम से अगर स्लो कर रहे हो, स्लो स्लो टेम्परेचर ला रहे हो, उसका डाउन कर रहे हो, तो क्या होता है, उसके पार्टिकल जो होते हैं वो लार्ज बनते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं, वेल शेप्ड क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास के कुछ क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो क्या होता है कि कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ पावरफुल मेथड टू सेपरेट प्योर सब्सटेंस फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से प्योर सब्सटेंस को निकालने का सबसे बढ़िया क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। और व्हेन द सब्सटेंसेस आर प्रिपेयर्ड दे और ऑफन कंटेन इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ होती हैं और प्योर सब्सटेंस भी निकल जाता है बाहर। तो क्योंकि प्योर सब्सटेंस पहले उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, अब इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं और प्योर सब्सटेंस हमको मिलता है। और हमने बात करी थी यहाँ पे कुछ, हमने कहाँ पे मिलते हैं क्रिस्टल्स, हमें क्रिस्टल आर फाउंड इन नेचुरली इन मैनी प्लेसेस। कहाँ? माइंस में, केव्स में और अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, हमें अलग क्रिस्टल्स मिलते हैं। देखो, क्रिस्टल इन केव में क्रिस्टल मिल रहे हैं, यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल मिल रहा है। तो लार्ज एंड ब्यूटीफुल क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर फाउंड इन नेचर, है ना। मासवई का केव में रहता है, सोहरा चेरापूंजी में है एक जगह, वहाँ पे हम लोग को क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, यही मिले हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। तो इसमें अलग अलग तरीके से करते हैं कि भाई, इसमें कुछ एक बढ़िया सा एग्जांपल भी दे रखा है इन्होंने, अगर समझ पाओ तो देखो। इसमें क्या होता है, अगर हमने कोई 287 ग्राम कंपाउंड बी डिजॉल्विंग 100 ग्राम वाटर, अगर 60 डिग्री सेल्सियस में हमने क्या किया है, हमने बिल्कुल पानी में
287 ग्राम जो है कंपाउंड भी मिला दिया। अब जैसे ही हम इसको ठंडा करेंगे ना, अब क्योंकि सबका जो सॉल्युबिलिटी होती है फिक्स होती है अपने टेम्परेचर में, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, नो में इससे वाली वीडियो में पढ़ा था कि सबकी सॉल्युबिलिटी फिक्स होती है अपने टेम्परेचर के हिसाब से। अब जैसे ही तुम लोग उसको ठंडा करोगे, जैसे ही इसको ठंडा करोगे तो 40 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ गए तो इस कुछ पार्टिकल जो होंगे वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले कितना था 287 था। अब जैसे ही तुम लोग क्या करोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे, जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे तो 241 जो ये है ओनली 40 ग्राम डिज़ोल्व, तो इतना क्या होगा, डिज़ोल्व हो सकता है उस टेम्परेचर में 40 डिग्री सेल्सियस में, इतना ही डिज़ोल्व हो सकता है। तो बाकी कहाँ गया, बाकी कहाँ गए, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं बाहर। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैसे ये होता है ना NaCl, नमक होता है, नमक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता है तो इनके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं। तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया था तो हम क्या बना था, सॉल्यूशन बना हुआ था। ठीक है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी देखो, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर इज़ अ सीक्रेट। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन का ये बता दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें मिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स हुए होते हैं, जो लिक्विड ऐसे जो हैं आपस में मिक्स हो चुके हैं, तो लिक्विड आपस में मिक्स हो गए हैं तो उनको कैसे अलग अलग करना है, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मिसिबल लिक्विड्स को, मिले हुए लिक्विड्स को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास एक बढ़िया सा एक एग्जांपल समझा सकता हूँ, इसका प्रोसेस समझा सकता हूँ कैसे कैसे होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लो बॉइलिंग पॉइंट और एक हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला दो लिक्विड लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मिक्सचर पड़ा हुआ है एसीटोन और वाटर का, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। अगर ये दोनों मिक्स हो गए, बाई चांस कैसे भी मिक्स हो चुके हैं, तो इनको अगर सेपरेट करना है तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है, हमारे पास एक सेटअप होता है डिस्टिलेशन का सेटअप, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास वायर गॉज होता है, ट्राईपॉड में वायर गॉज लगा के इसमें एक फनल लगा के हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करना शुरू करते हैं। तो मुझे जैसे कि पता है, जैसे ही तुम इसको हीट करोगे, जो एसीटोन है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो 56 डिग्री, ये जो हमारे पास थर्मामीटर है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर स्केल आते रहती है। जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस होगा तो एसीटोन जो होगा इस पानी के अंदर वो इवोपरेट होना शुरू कर देगा। जब वो इवोपरेट होना शुरू कर देगा तो उसके लिए कहीं जगह है नहीं जाने की, सिर्फ यहाँ जाएगा। यहाँ जैसे जैसे जाएगा तो वो इवोपरेट होकर आया है, स्टीम आया है, तो इसके चारों ओर से जो है, स्टीम के चारों ओर से हम लोगों ने क्या करा होता है, पानी लगाया होता है ठंडा करने के लिए, इसको कंडेंसर लगाया जाता है। तो ये जो पानी, ये जब जाता है तो ये बूंद बूंद करके यहाँ पे से गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पानी जो एसीटोन है वो बूंद बूंद करके यहाँ पे एसीटोन इकट्ठा हो जाता है। डिस्टिलेट बोलेंगे, जो ये बाहर निकल गया इसको डिस्टिलेट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, एसीटोन है। ठीक, और नीचे जो पानी है, पानी को तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए उबलने के लिए, तो वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, 56 से 60 तक पहुँचा दिया, बस 60 तक ही पहुँचाओ और पानी नीचे रह जाएगा और बाकी चीज़ जो एसीटोन है वो उड़ के अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग कर दिया, बिना उनसे कुछ ज़्यादा दिक्कत के हमने उनको बिल्कुल तुरंत अलग कर दिया। ठीक है, तो लिक्विड से क्या होता है, पहले वेपर बनता है, फिर वेपर को हम ठंडा करके उसको लिक्विड बना देते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी चलती है। बिल्कुल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरे जो लेक्चर्स हैं बिल्कुल डिटेल में बताए जा रहे हैं तुम्हें, बिल्कुल डिटेल में, इससे ज़्यादा कोई भी तुम्हें नहीं बताने वाला। ठीक है, पूरे यूट्यूब में तुम पूरी यूट्यूब खोल देना अगर तुम्हें इससे ज़्यादा डिटेल में कहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये तभी सेपरेट कर सकते हैं जहाँ पे दोनों दोनों सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट देख लो इसके। डिस्टिलेशन सेपरेट मिसिबल लिक्विड बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट टर्न इनटू वेपर फर्स्ट। जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा या जो जल्दी गर्म हो जाते होंगे, ज़्यादा उबलने शुरू हो जाते हैं, तो उनका जो होता है वेपर भी उनका जल्दी बनता है, और वही वेपर आगे जाके इससे पाइप से निकलता है, तो वही जाके ठंडा होगा, डिस्टिलेट उसे बोला जाता है। तो वेपर कूल्ड किया जाता है, कंडेंस्ड बैक इनटू लिक्विड लेके आ जाता है। यूज़फुल फॉर रिकवरिंग सॉल्वेंट एंड प्यूरिफाइंग लिक्विड। लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए और सॉल्वेंट को वापस रिकवर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो कहाँ कहाँ होता है, सॉल्वेंट को रिकवर करना, जैसे एसीटोन, अल्कोहल को निकालना, और प्यूरिफाइंग वाटर, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिस्टिलेशन क्या है, इज़ अ सिंपल येट पावरफुल टेक्निक यूज इन लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्री टू सेपरेट द
सेपरेट एंड प्यूरीफाई लिक्विड्स को प्यूरीफाई करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे अभी हम ना अभी एक लैब होता है, लैब में हम लोग उसका फल जो होते हैं, फल फूल होते हैं या फिर कुछ इस तरीके से जो शराब वराब बनती है ना, तो उसमें भी हम लोग इसी का एपरेटस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब अल्कोहल बनने के लिए उसमें क्या करते हैं, इसी में जो भी फर्मेंटेशन हुआ जो भी सामान वामान होता है, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो इसी में डालते हैं, उसको उबालते हैं और धीरे धीरे जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल उड़कर यहाँ ठंडा होकर इधर बूंद बूंद करके यहाँ पे अल्कोहल गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसमें भी यूज़ करते हैं इस प्रोसेस का। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझते हैं और चीज़ें। यहाँ पे देखो कोई इसमें क्या करते हैं और बताता हूँ। तो इसमें और भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एक लैब में हम लोग ये भी कर सकते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं ना, फूल वूल, ज़्यादा बहुत सारे फूल्स वगैरह इसमें डुबो दो, उसमें पानी वानी डाल दो और इसको क्या कर दो, गर्म करना शुरू कर दो। जब भी गर्म गर्म शुरू होगा तो धीरे धीरे जो इसका ऑयल होगा, ऑयल ऊपर आना शुरू कर देगा, इसके साथ ऑयल आएगा, ऑयल आएगा ठंडा होने के बाद यहाँ पे ऑयल भी गिर जाता है। तुम फूल वगैरह के ऑयल भी निकाल सकते हो, ठीक है, खुशबू के लिए, और इत्र भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल दे रखा है, डेक भपका मेथड, जो कि यूज़ किया जाता है कन्नौर में, जो कि उत्तर प्रदेश में एक टाउन है। तो वहाँ पे मिट्टी का इत्र बोला जाता है इसे। तो वो क्या करते हैं, इसमें इत्र बनाया जाता है इस डब्बे में, और इस तरीके से रखा जाता है। इसमें गर्म आग जलाई जाती है, यहाँ पे पानी में ठंडा किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म करके, तो यहाँ से जो भाप निकल रही है उसको ठंडा करके यहाँ पे इत्र बनाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, गर्म करके यहाँ से निकलता है इत्र, यहाँ इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से गर्म करता है, यहाँ से इकट्ठा, वही है फिनोमिना, वही है। बस यहाँ पे क्या है कि हमने प्रैक्टिकल वाले में देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट अलाउज वन लिक्विड टू वेपराइज बिफोर द वेपर ऑफ द अदर लिक्विड आर फॉर्म्ड इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। कहने का मतलब ये है कि दोनों जो लिक्विड्स होंगे, जो मिले हुए होंगे आपस में, उन दोनों का इवापोरेशन टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। जब डिफरेंस होगा तभी तो होगा, नहीं तो दोनों अगर सेम ही टेम्परेचर पे अगर इवापोरेट हो गए तो अलग क्या होंगे, भी कोई भी अलग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोनों का टेम्परेचर जो होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट, वो अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि अगले वाले को टाइम मिल जाए कि वो इवापोरेट ना हो। नहीं तो दोनों साथ में इवापोरेट हो जाएंगे तो सब फिर अलग ही क्या हो पाएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल लेके आए हैं हम लोग, अब क्रूड ऑयल को भी अलग अलग कर रहे हैं। तो हमें पता है जो पेट्रोल पंप होता है, तो पेट्रोल पंप में जब आता है तो उससे पहले ही बहुत ज़्यादा उसको प्यूरीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले उसकी रिफाइनरी होती है, ऑयल रिफाइनरी इतनी बड़ी होती है देखो। तो ऑयल रिफाइनरी में होता है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल आता है, तो इसमें भी एक पूरी प्रोसेस चलती है, जो यहाँ समझाता हूँ मैं तुम्हें शॉर्ट में। तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, जो भी हमारे अर्थ क्रस्ट है, जो भी हमारे पास क्रूड ऑयल आ रखा है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखो ज़रा। इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विद रिलेटिवली स्मॉल डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है इन सब में, ठीक है। इन देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेटेड द गैसेज फ्रैक्शन फिल्ड इन स्टील सिलेंडर अंडर हाई प्रेशर व्हेन दे गेट लिक्विफाइड इट्स यूज टू डोमेस्टिक फ्यूल वगैरह वगैरह। थोड़ा सा यहाँ समझते हैं चीज़ों को। देखो जैसे हमने इसको करा, जैसे मान लो 25 डिग्री से पहुंचा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्रूड ऑयल का, तो सबसे पहले गैस निकलेंगी, और जब गैस निकलेंगी सीधा कहाँ जाएंगी, वो पेट्रोलियम गैस में आएंगी, तो वहाँ सिलेंडर में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जितनी भी निकलनी होगी निकल जाएगी। फिर अब मान लो गैस निकल गई सारी सारी, अब टेम्परेचर क्या होगा, मतलब थोड़ा और बढ़ गया। जब थोड़ा और बढ़ेगा टेम्परेचर, तो ये तो गैस हो गई, अब तो ख़त्म हो गई गैस निकलना। अब जो ऊपर को निकलेगा वो निकला होगा पेट्रोल, तो इसको तो बंद कर देंगे जब निकल रहा होगा पेट्रोल। फिर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर निकलेगा केरोसिन। फिर और टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे तो फिर निकलेगा डीजल। इनका सबका अपना टेम्परेचर होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो सबसे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट गैस का होता है और सबसे ज़्यादा बिटूमन का होता है। तो जैसे जैसे बीच में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता रह रहा है, और गर्म करेंगे तो डीजल निकलेगा, और गर्म करेंगे तो लुब्रिकेटेड ऑयल निकल जाता है इकट्ठा। फिर उसके बाद जो बच जाता है फिर बाद में, तो वो क्या होता है, कोल तार यूज़ होता है, बिटुमेन यूज़ करते हैं, जो कि रोड बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग क्या बात करते हैं, अब इसका एप्लीकेशन देखो। एक्सट्रैक्शन ऑफ परफ्यूम को निकालने के लिए यूज़ करा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी वगैरह बनाने के लिए काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑयल, बिटुमेन वगैरह बनाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा भी यहाँ पे, एसीटोन बॉइल्स 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस। व्हेन दे आर मिक्सचर हीटेड, एसीटोन लो बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेस फर्स्ट, गेट्स कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड सेपरेटली। ऐसा ही कुछ हुआ था इससे पहले भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, डिस्टिलेशन प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सीख लिया कि कैसे कैसे हम लोग मिसिबल लिक्विड्स को हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें समझो कि हम लोग कलर्स जो निकलते हैं, मतलब इसमें ब्लैक इंक में या इंक में जो कलर होता है उसको अलग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो इसमें क्या करते हैं, एक पेपर ले रहे हैं, एक ग्राफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हैं, जिसमें एक लाइन ड्रॉन कर दिया, तो खाली एक रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉन कर दिया और उसमें एक इंक का स्पॉट दे दिया। जब उसमें इंक का स्पॉट देते हैं और पानी में डुबो देते हैं तो कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जब पानी ऊपर उठना शुरू कर देता है तो इस इंक पहुंचता है। जब इंक में पहुंचता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसका जो कलर है इस तरीके से फेड हो जाता है। यहाँ पे रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू करके इस तरीके से हो जाता है। तो होता क्या है इसमें, जैसे जैसे पानी ऊपर को जा रहा होता है, जब पानी ऊपर को जा रहा होता है तो इसकी जो इंक है, इंक जो है, जो ब्लैक इंक है या ब्लू इंक जो है दिख रही है, ये बहुत सारे कलर से मिलकर बनी होती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कलर बने हुए हैं ना, इन कलर को भी अलग अलग कर दे रहे हैं। तो समझो कितने बढ़िया ये टेक्निक है, जिसमें कि जो कलर हम दिख भी नहीं रहे उनको भी हम अलग कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कलर्स को अलग अलग करना। तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा इंक जो है किस किस कलर से मिलकर बनी है। यहाँ तक कि हम लोग फ्लावर्स, पेटल्स हो गया, स्पिनिश लीफ हो गया, इनके कलर को भी अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी ये होती है। जो हम बात कर सकते हैं, द वर्ड क्रोमेटोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमा और ग्राफीन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है राइटिंग विद द कलर। इट वॉज फर्स्ट यूज टू सेपरेट कलर सब्सटेंसेज लाइक डाइज और इंक। डाई और इंक में से कलर निकालने के लिए काम किया जा सकता था सबसे पहले। तो ये हमारे पास कुछ पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, इंक में से कलर निकालते हैं कि इंक में किस किस कलर का मिला हुआ है, तो इंक स्पॉट में से कलर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि कैसे कैसे कलर भी अलग अलग निकाला जा सकता है। फिर हम पढ़ते हैं हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब अब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है कि वो जो पार्टिकल्स मिले हुए हैं आपस में, जो सॉल्यूशन है उसमें अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं, पूरा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पूरा कंपोजिशन होता है वो मतलब हेट्रोजीनियस होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि उसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, अलग अलग दिखता होता है, उसमें लेयर्स दिख रही होती हैं। जब ऐसा कुछ होगा तो हम सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब इमिसिबल होता है जो मिल नहीं सकते, इमिसिबल लिक्विड में को अलग करते हैं। जब अलग करते हैं तो देखो ज़रा, यहाँ पे क्या रखा है, ऑयल रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, वाटर रखा है। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस फनल को या इस एपरेटस को छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ देते हैं ना, जब इसको छोड़ देते हैं, स्टेबल रख देते हैं, तो ऑयल ऊपर आ जाता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, तो वो ऊपर आ जाता है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए नीचे बैठ जाता है। अभी तक स्टॉपर बंद है, स्टॉप जो कहोगे ये बंद है। ठीक है, अब जैसे ही लगेगा कि अब ये इसको स्टेबल हो चुका है, तो यहाँ से स्टेबल इसको ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो पानी नीचे बूंद बूंद करके पानी गिरने लगेगा, और जैसे ही गिरने लगेगा तो ये जो इसका लेवल है वो नीचे आने लगेगा। जैसे ही ये लेवल यहाँ पे पहुँचेगा वैसे ही इसको बंद कर देना है, वैसे ही इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। और बंद करते ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑयल इकट्ठा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, वाटर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स को वो कर सकते हैं कि अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पेट्रोल, जब ना गाड़ी की टैंकी में जब पानी भर जाता है तो उसको भी यही मेथड से अलग अलग किया जा सकता है। उसको एक बोतल में दो, बोतल में उल्टा कर दो, तो तेल होता है वो ऊपर आ जाता है, पानी नीचे आ जाता है, ढक्कन खोलो तो ढक्कन से नीचे निकल जाता है, पानी निकल जाता है, और ऊपर क्या होता है, ऊपर हमारे पास तेल, ऊपर तेल रह जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें मैं समझाता हूँ कैसे होता है। तो इमिसिबल लिक्विड्स नॉट मिक्स फॉर्म सेपरेट लेयर। इमिसिबल लिक्विड डू नॉट मिक्स एंड फॉर्म सेपरेट लेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेपरेटिंग फनल इज यूज फॉर सेपरेट इमिसिबल लिक्विड बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, बिल्कुल सही है। मोस्ट मिक्सचर्स गैसेज एंड होमोजेनियस, बट स्मोक एंड फॉग एंड डस्ट इन एयर आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ज़्यादातर मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, बट स्मोक हो गया, फॉग हो गया, डस्ट हो गया, ये क्या होते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सच मैग्नेट। कुछ मैग्नेट से भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो कुछ फेरोमैग्नेट मटेरियल है और कोई नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे इसमें लिखा भी है, इसमें क्या इसके क्या लिखा है हमने, एक आयरन नेल और सॉडस्ट। अगर सॉडस्ट में मतलब जो लकड़ी का चूरा होता है, उस लकड़ी के चूरे में, और अगर उसमें क्या मिल जाए, आयरन नेल्स मिल जाए, तो उनको भी हम अलग कर सकते हैं, किससे, एक मैग्नेट से। बिल्कुल सही बात है, जो आयरन नेल्स है वो मैग्नेट में चिपक जाएंगे, सॉडस्ट अलग रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझने के लिए इसमें तो हो जाएगा आराम से।
उसके बाद आता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि एक जो सॉलिड होता है डायरेक्टली इसमें चेंज होता है वेपर में चले जाता है जब उसको हम गर्म करते हैं, और जो वेपर होता है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है जब उसको हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो सब्लिमेशन दोनों में एक ही बात कहते हैं, लेकिन वैसे होता अलग अलग है। अगर सॉलिड से गैस बनता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सॉलिड से गैस बनना है तो सब्लिमेशन। अगर गैस से सॉलिड बनना है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो जैसे ही मान लो कोई कोई पार्टिकल्स क्या हैं, अभी हमारे पास दो चीज़ मिक्स हो गई है। कौन कौन मिक्स हो गया? मान लो हमारे पास कैम्फर और एक सैंड जो है मिक्स हो गई है। हमारे पास कैम्फर और सैंड मिक्स हो गई। अब जो कैम्फर और सैंड मिक्स हो गई तो हम उसको अलग अलग कैसे करेंगे? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक फ़नल लेंगे, एक ग्लास फ़नल लेंगे, उसमें क्या करेंगे? चाइना डिस्क रखा हुआ है और उसमें हम लोगों ने क्या करा? कैम्फर और जो सैंड मिली हुई है उसको हमने रख दिया। ठीक है, तो ये ट्राइपॉड स्टैंड है, जब चार इसके पैर हैं ना, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने? इसको आग लगा दी। जैसे ही हम आग लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो जो ये कैम्फर है जब सब्लिमेशन हो जाएगा इसके साथ, और ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाएगा, और डायरेक्ट वेपर में चेंज होने के बाद यहाँ से तो बंद है, कॉटन प्लग है, तो यहाँ स्टोर होना शुरू कर देगा। कौन? कैम्फर। कैम्फर यहाँ स्टोर होने के बाद और नीचे सैंड रह जाएगी। सैंड, क्योंकि सैंड में सब्लिमेशन होता नहीं है, सैंड तो नीचे रहेगी, और कैम्फर में सब्लिमेशन हो गया, कैम्फर जो है ऊपर आ जाता है तुरंत। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। तो ये हमारे पास एग्जांपल था, बहुत इजी था समझने को। ठीक है, कैसे कैसे अलग किया जा सकता है। और यहाँ पे कुछ मेटल्स भी बात करी गई है। तो मेटल्स क्या होता है? डू नॉट डिजॉल्व इनटू ईच अदर रूम टेम्परेचर। दो अलग अलग मेटल्स रखे हैं तो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। मतलब इसे मान लो कॉपर रख दिया प्लस जिंक मिल गया, अगर इसको हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इनको क्या करा जाए? टेम्परेचर दिया जाए इसको फर्नेंस वगैरह में, या ब्लास्ट फर्नेंस वगैरह जो अलग अलग टाइप की फर्नेंसेज होती हैं, उसमें अगर टेम्परेचर दिया जाएगा तो कॉपर और जिंक आपस में मिल जाएंगे, और कॉपर और जिंक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ब्रास मिलाएंगे। और ऐसे ही अगर मान लो कॉपर और टिन मिलता है तो क्या बनता है? ब्रॉन्ज मिलता है। ऐसे ही अगर आयरन और दूसरा कार्बन मिलता है 0.3 0.03 से मिले 0.8 तक रहता है तो उसको स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। और ऐसी अदर निक्रोम बनता है तो निकिल इसमें होता है, निक्रोम बनता है तो इसमें निकिल होता है, इसमें क्रोमियम होता है, और मैग्नीज निकिल होता है, मैग्नीज भी होता है। इसको मिलाकर क्या बनता है हमारे पास? हमें एक डिक्रोम भी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं, और ये भी हो गया हमारे पास। और हम आगे बढ़ सकते हैं सस्पेंशन के लिए। तो सस्पेंशन में क्या होता है? देखो ज़रा, सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आइट से दिख जाते हैं। नेकेड आइट से हमें ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जो कि तुम्हें बिल्कुल दिख रहा भी होगा। तो क्या होता है सस्पेंशन में? सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन द लिक्विड। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट होता है, वो डायरेक्टली पानी में नहीं मिल पाता। दे रिमेन सस्पेंडेड। वो क्या होते हैं? सस्पेंड हो रहते हैं, ऐसे फैले हुए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फैले हुए रहते हैं, और हमें अपनी आंखों से दिख जाते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं सॉ डस्ट, मतलब जो लकड़ी का चूरा होता है पानी में मिले रहेगा तो जो लकड़ी का चूरा होता है वो पानी में दिख जाता है। और टी लीव मतलब पत्तियां जो होती हैं पानी की, जो पत्तियां हैं पानी में डालोगे तो पत्तियां अलग दिखेंगी, सही बात है। या तो चाय पत्ती हो गया, चाय पत्ती वगैरह नहीं होता जो, तो वो भी अलग से दिखती हैं। तो इनको कैसे करा जाता है? इनको कैसे अलग किया जाता है? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अलग करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं ना। तो जैसे तो इनको हम कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से साफ़ कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से साफ़ कर सकते हैं, कोगुलेशन से साफ़ कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं इनको साफ़ करने के। तो ये जो अलग अलग मेथड्स हैं हम अगली वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। पहले हम अभी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में कवर हो जाएगा। अगली वीडियो छोटी होने वाली है तो बने रहिए वीडियो के साथ, तो पूरी वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा डिटेल में पढ़ाई जा रही है, तो मैं पूरा वीडियो जो है बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, कोई भी इसमें कटपट नहीं है, और बहुत डिटेल में बता के तुम्हें समझाया जा रहा है। तो क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं इसको में से मेनली थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे पार्टिकल्स हैं इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे तो पार्टिकल जो है थोड़ी देर नीचे बैठ जाते हैं। जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो ऊपर वाला पानी साफ़ हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा बचा हुआ। ठीक है, जो मिट्टी है, हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, रेत के, सैंड के, जो भी होते हैं मिट्टी के, वो सब नीचे बैठ जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। अब जो होता है थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ऊपर वाला पानी साफ़ हो जाता है, नीचे वाला बैठ जाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जो नीचे बैठते हैं ना पार्टिकल, नीचे बैठ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब इसको अगर नीचे दूसरे बर्तन में खाली कर देंगे, साफ़ पानी ऊपर को जो पानी जो नीचे गिरा देंगे, तो उसे बोलते हैं डिकेंटेशन।
ठीक है, डिकेंटेशन हो जाता है और सेडिमेंटेशन हो जाता है। तो हम कभी कभी इसको क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, पास द मडी वाटर थ्रू दी कॉटन क्लोथ से या फिल्टर पेपर से निकालते हैं। तो लार्जर पार्टिकल आर रिमूव्ड बट वेरी टाइनी पार्टिकल मे स्टिल पास थ्रू लीविंग द वाटर लिटिल क्लाउडी। तो जो थोड़ा बहुत क्या होगा, इसमें से फिल्टर पेपर से निकाल देंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी जैसा पानी रह ही जाता है। कुछ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, उसमें टेक्निक में क्या करता है, हाई स्पीड का सेपरेट किया जाता है, स्पिन किया जाता है। हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं आउटवर्ड हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं ऊपर आ जाते हैं। कोगुलेशन में भी होता है, इसमें एलम जो फिटकरी होता है उसको मडी वाटर में डाला जाता है। जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, जो कि बड़े पार्टिकल बन जाते हैं, और बड़े पार्टिकल जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, तो वहाँ से पानी भी साफ़ हो जाता है। तो फिटकरी भी डालते हैं पानी में कभी कभी। तो यहाँ पे पहली प्रोसेस लिखिए सेंट्रीफ्यूगेशन, ज़रूर समझो जरा। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ मिक्सचर इज स्पन, जो मिक्सचर होता है वो स्पन किया जाता है, घुमाया जा सकता है एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में क्या करते हैं, उस मिक्सचर को घुमाते हैं। तो हैवियर पार्टिकल मूव आउटवर्ड, पार्टिकल जो होते हैं दूर की तरफ भाग रहे होते हैं, जब भाग दूर दूर जा रहे होते हैं तो पीछे फिर वो बॉटम में स्टोर हो जाता है, क्योंकि जब ये घूमेंगे ना, मैं बताऊंगा अभी कैसे घूमेंगे। जब वो ऐसे करके इस तरीके से रखा जाता है, और जब ये घूमता है, बहुत सारे होते हैं ना ऐसे, ये घूमते हैं, इसके अंदर घूमते 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 हैं, तो जो हैवी पार्टिकल होते हैं बाहर तरह स्टोर हो जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, अभी दिखाऊंगा अभी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अलग करते हैं। जैसे हमारा ब्लड वगैरह होता है ना, तो ब्लड वगैरह भी ऐसे होता है, देखो। तो ब्लड के जो सैंपल लिए जाते हैं, ये जो ब्लड सैंपल लिया गया है, इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं इस तरीके से, और ये फिर घुमा देते हैं इसको तेज 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 तेज, जैसे तेज तेज घुमाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं तो दूर दूर जाएंगे, हैवी पार्टिकल दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये हैवी पार्टिकल यहाँ जाएंगे और लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो प्लाज्मा हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हो गया, तो यहाँ से पता लगाते हैं कि भाई कैसे कैसे हमारे ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कमी है कौन ज़्यादा है करके, तो वहाँ से पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन समझ गए, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का है, जो सॉलिड पार्टिकल्स को अलग अलग करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ें समझते हैं। और मुझे पता है ये लास्ट टॉपिक होने वाला है अभी के लिए, फिर जो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। सो इतनी वीडियो देख लेना, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो मुझे पता है कि सारे बच्चे मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कमेंट लिख के कि प्लीज़ आगे वीडियो बनाओ, और अप्रिशिएट भी करते हैं मेरे टीचिंग स्किल्स को लेकर, और मुझे यही मोटिवेट करता है कि मैं आगे आगे वीडियो तुम्हारे लिए बनाता हूँ। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगती हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो हम मेरे लिए भी बेनिफिट मिलेगा और आप लोगों को भी मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।